किसी भी देश की जलवायु जो होती है, जलवायु किसे कहेंगे? ठीक है, दो शब्द होते हैं हमारे सामने। एक शब्द है जलवायु, ठीक है ना, और एक शब्द होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। मौसम और जलवायु, इन दोनों में का डिफरेंस हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें चीज समझ में कि जलवायु मौसम क्या है। ठीक है, ये समझेगा। हालांकि उसमें परिभाषा दी गई है डिटेल में, अब जैसे तो परिभाषा पढ़ा होगा, तो परिभाषा से हमें कोई मतलब नहीं है। इसे क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। अब देखो, मौसम अलग है और जलवायु अलग है। मौसम चेंज होता रहता है, जलवायु चेंज नहीं होता है। किसी भी देश का जलवायु कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसा होगा वैसा ही रहेगा। एक चीज और हम इससे पहले देखते हैं, जब हम विश्व भूगोल पढ़ते हैं तो विश्व भूगोल में पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है अक्षांश देशांतर। तो किसी भी देश का समय ज्ञात करने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? देशांतर रेखाओं का, ये आप जानते हैं। लेकिन यदि हमें किसी भी देश का जलवायु ज्ञात करना है तो जलवायु ज्ञात करने के लिए किन मतलब जो रेखाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है? अक्षांश का। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी किसी भी देश की हम अक्षांश रेखा देखते हैं तो उस अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात होता है? जलवायु। अब प्रश्न ये आता है कि सर जलवायु कहीं कैसे? तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में है ना, सूर्य के द्वारा क्या है, लगातार क्या हो रहा है, लगातार मतलब प्रकाश पड़ रहा है ना, लाइट आ रही है, तो वहां पर क्या होगा? ताप होगा, होगा नहीं होगा? यानी कि उसमें जो शब्दावली तुम्हारी उसमें परिभाषा देगी, उन्हीं शब्दावली के अकॉर्डिंग समझना है। ताप होगा, वहां पर ताप के साथ साथ तुमने देखा होगा वो बहुत सारी वायु वगैरह भी होगी। वहां पर हम कह सकते हैं पहाड़ वगैरह होंगे, और हम ये भी कह सकते हैं समुद्र से दूरी किसी भी एरिया की कितनी क्या है, वो भी वहां पर हो गया। समुद्र तक लगा रहा नहीं लगा रहा, इन सब का हो जाएगा। जब कंप्लीटली हम देखते हैं तापमान, वायु या पहाड़ या समुद्र से दूरी, वर्षा और दाब, ठीक है। जो जलवायु है, इस जलवायु में सिर्फ एक शब्दावली सर्वाधिक प्रयोग होगी, खासकर दो शब्दावली, एक ताप एक दाब। इन्हीं के अकॉर्डिंग बादल बनते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है? वर्षा होती है। ध्यान रखना, इनके अकॉर्डिंग। तो हम बोले ताप, वायु, पहाड़, वर्षा, समुद्र, ये सब इन सब का सामूहिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं उसका नाम जलवायु है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? किसी भी जो भी क्षेत्र होता है या कोई भी देश होता है, उस देश की जलवायु ज्ञात की जाती है। वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है कि कंप्लीटली देखो उस एरिया में ताप कितना है, तापमान, उस एरिया में हवाएं कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कैसे क्या है वो देखना है। पहाड़ की रेंज, ऊंचाई कितना क्या है वो देखना है। वर्षा कितना सेंटीमीटर हो रही है वो देखना है। समुद्र से कितनी दूरी है, वहां पर दाब कितना है, दाब, पहाड़ों के ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। ये आपने सुना होगा, ये तो मैं ये कह रहा हूं। तो हम जब कभी भी किसी भी एरिया का कंप्लीटली इन सबको एक साथ मिला करके सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। क्या कहलाती है? जलवायु। और जलवायु जो होती है वो अपरिवर्तित होती है, मतलब हमेशा एक जैसी रहती है, मतलब लाखों साल बाद चेंज हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर के देखा जाए तो ये चेंज नहीं होती है। ये क्या है? नो चेंजिंग लेवल। क्या है? नो चेंज, यानी इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु अगर तुम देखोगे तो सुनो, ठीक है, क्या है? जैसे ये ग्लोब है, राइट, ये ग्लोब है। इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा है, या इक्वेटर लाइन है, या भूमध्य रेखा है, या 0 डिग्री अक्षांश है। ये सारे नाम एक ही रेखा के हैं, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं कर्क रेखा, इसे बोलते हैं मकर रेखा। ये हमारा पूर्व ज्ञान है, जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है तो अपना यह समझ लीजिएगा, साथ साथ इससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो एक चीज देखिएगा, जब हम कभी कहते हैं जैसे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, साल भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है इन दो रेखाओं के मध्य में, तो दो रेखाएं कौन सी? कर्क रेखा और मकर रेखा। यानी इन्हीं दो रेखाओं के मध्य में क्या है? सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। ये आपको ध्यान रखना है, उधर तरफ को धरी होकर उस तरफ ही, ठीक है। तो सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है कि नहीं? इन दो रेखाओं के मध्य में। अब ये बताओ,
जहां पर भी सूर्य किरणें होगी और टेम्परेचर अधिक होगा कम होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, होगा नहीं होगा। तो जिस एरिया में गर्म क्षेत्र होता है पृथ्वी पर, वो एरिया जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का एरिया है। और भूगोल में इस गर्म क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं, उष्ण। मतलब गर्म शब्द जो है ना, ये हिंदी शब्द है, लेकिन इसे अगर भूगोल के हिसाब से हम प्रयोग करें तो क्या नाम देंगे? उष्ण। और गर्म क्षेत्र शब्द दिया है, भूगोल की भाषा में क्षेत्र कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या नाम देंगे? कटिबंध। तो भारत जो है, भारत कहीं की देखा जाए, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। तो मान लेते हैं कि भारत जो भारतीय स्थिति वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर। तो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु, तो भारत के ऊपर क्या है? हिमालय है। तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए भारत की जलवायु है वो कैसी है? उष्ण है। और कैसी हो जाएगी? कटिबंध। कैसी जाएगी? कटिबंध, उष्ण कटिबंध। हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी जलवायु क्या है, तो जलवायु की परिभाषा बता दी आपको कि जब कभी भी तापमान, वायु, वर्षा, दाब, पहाड़, इन सबको सामूहिक रूप से देखेंगे तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु किसे कहेंगे? यानी इन सबको हमें सामूहिक रूप से क्या है? जलवायु। लेकिन जलवायु नॉन चेंजेबल होती है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, यह को ध्यान रखना हो जाएगा। लाखों करोड़ों साल में होता है एक बार, तो वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज जलवायु कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी, ऐसा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं जलवायु, राइट? यह भी ध्यान रखना। तो अब हमने कहा कि सर भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी रहेगी? क्योंकि भारत किस जोन में आता है? गर्म में, और गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण। और क्षेत्र क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या लिखेंगे हम लोग? उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। यानी भारत की जलवायु कैसी मानी जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है वो गर्म है, क्योंकि यहाँ पर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो भारत के मध्य से गुजरता है। और मैंने आपको अभी बताया ही है कि सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, तो इन्हीं दो रेखाओं के मध्य में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में क्या होती है? ये नदी। इसलिए भारत की जलवायु कैसी है? गर्म है। कैसी है? गर्म है। मानसूनी क्यों कह रहे हैं? मानसूनी, मानसूनी क्यों? क्योंकि भारत में जो मौसम है, मौसम, मौसम कहते हैं चेंजेबल। क्या होता है? जो चेंज हो जाए। यानी भारत में 4 मौसम है, पढ़ा ना अपने? ग्रीष्म काल, मतलब ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, या तो उसमें नोट्स में मेंशन है, आप देखना वहां पर। तो मौसम हर 4 महीने में चेंज हो जाता है, तो हम मौसम किसे कहेंगे? मौसम भी लगभग ऐसी टाइप से ही रहता है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा सही रहेगी, लेकिन यहाँ पर चेंजेबल है। क्या है? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। और जब चेंज हो जाएगा तो उसे बोलते हैं मौसम। क्या बोल देंगे? मौसम। तो मौसम चेंज हो सकता है, जलवायु चेंज नहीं होगी। देखिए भारत में जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। और मानसून ये पहले है, तो भारत जो होता है ना, मानसून के अकॉर्डिंग क्या होती है? उसकी जलवायु आती है। हमें पढ़ना भी है, टॉपिक आगे है इसमें, मानसून किसे कहते हैं। तो मानसून के बारे में चर्चा करेंगे, लास्ट टाइम टॉपिक दिया गया, देखना वहां पर ये बन जाएगा। देखिए भारत की फिलहाल क्या है? जलवायु याद कर रहे हैं, तो भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या इस शब्द से आप परिचित हुए? हो गए? नहीं हो गए? अब जैसे आप एक कुछ परिभाषा लिख लीजिएगा, देखो छोटी सी परिभाषा बना लीजिएगा, वहां पर डिटेल तो दिया ही है। जिन विद्यार्थी के पास नोट्स नहीं है तो अपना नोट्स है ना बनवा लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी भी इसमें टॉपिक कई सारे बचे हुए हैं, जो 11 टॉपिक है, 13 टॉपिक है इसमें, ठीक है? तो अपना कर लीजिएगा। भारत की जलवायु, जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं, तो करिए जलवायु को। देखो जिनके पास लिखा है वो मत लिखो, देखो नोट्स में देखो, जिनके पास नहीं लिखा है वो लिख लीजिएगा। जैसे सुनो, किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन या विश्लेषण जलवायु कहलाता है। ये लिखा हुआ सबके पास लगभग ही हो जाता है, जिनके पास नहीं लिखा वो लिख लो। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखो वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है। वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है। वायुमंडल
कि वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है, वर्षों तक समान रहती है, जलवायु कहलाती है। वर्षों तक समान रहती है, जलवायु कहलाती है। लेकिन मौसम क्या है? तो मौसम की भाषा कहेंगे वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है। क्या है? परिवर्तित होती रहती है। तो वो क्या है? मौसम है। और लंबे समय तक समान है तो क्या हो जाएगी? जलवायु हो जाएगी। हालांकि जलवायु कुछ भी नहीं है, जब हम सामूहिक रूप से इन सबको मिला देंगे तो उस क्षेत्र की जलवायु ज्ञात कर सकते हैं, यही जलवायु है। समझना नहीं आ रहा? ये स्थिति बन जाएगी, तो इसी को बोलेंगे जलवायु। ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्योंकि भारत किस जोन में आता है? उष्ण मतलब गर्म जोन में आता है। और गर्म, इसका मतलब क्या है? उष्ण। और कटिबंध किसे कहते हैं? क्षेत्र को। इसलिए क्या हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से हम जान लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि सर जो मानसून है ना, मौसम को हमने बता दिया। अब नेक्स्ट है मानसून। तो मानसून के बारे में तो मानसूनी शब्द दिया नहीं दिया जाता? मानसूनी। तो मानसूनी किसे कहेंगे उसे समझो। मानसूनी। ठीक है, आप घर से पढ़ के आओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी तो बता ही रहा हूँ। अब मुझे ये देखा रहता है कुछ विद्यार्थी ऐसे बैठे जिनको नहीं पता तो चीजें गड़बड़ हो जाती, क्या करा जाए? थोड़ी प्रयास करते हैं। देखो एक शब्द है मानसून। ठीक है, देखो शब्द क्या? मानसून। मानसून शब्द के बारे में थोड़ा चर्चा करिएगा। अब देखो मानसून यहाँ पर कुछ बिंदुओं में दिया है नोट्स में, लेकिन इसके बाद में 2-3 पेज पढ़ के दिया मानसून के बारे में अच्छा डिटेल में, हम वही पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर तक देखो इसका इंट्रोडक्शन दिया शुरुआत में, इसके बाद 2-3 पेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको डिटेल में इसका। तो वही पढ़ना है मुझे, वही पढ़ाने वाला हूँ आपको। यहाँ बाकी सब छोड़ देना है, बाकी बादल बताएंगे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। मानसून की यदि बात करें तो मानसून शब्द किस भाषा का है? मानसून शब्द अरबी भाषा का। किस भाषा का? अरबी भाषा का है। यह ध्यान कर लीजिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। मानसून शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवा या पवने। दिशा बदलने वाली हवा या पवने, इसका अर्थ क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवा या पवने क्या कहलाती है? मानसून का अर्थ कहलाती है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दिशा बदलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? मानसून, दिशा बदलने हवाएं। मानसून शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का। इंपॉर्टेंट है। मानसून शब्द का जनक किसे कहेंगे? मानसून शब्द का जनक यानी पहली बार मानसून शब्द पर अध्ययन के महोदय के द्वारा किया गया है, हिप्पालस। किसने किया? हिप्पालस ने किया। मानसून शब्द पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? हिप्पालस। किसने किया? हिप्पालस ने। ठीक है, ध्यान रखना। हिप्पालस किसके समकालीन है? हर्षवर्धन के। यानी हर्षवर्धन के समय क्या हुआ था? भारत में मानसून की खोज हो गई थी, ध्यान रखना। लेकिन ये वो डिटेल नहीं बता पाए थे कि कैसे क्या होता है सिस्टम ये। तो हिप्पालस से समकालीन है, हर्षवर्धन के समकालीन। हर्षवर्धन के समकालीन है, यह आपको ध्यान रखना है। हिप्पालस। मानसून शब्द सबसे पहले किस महोदय ने, है ना, परिभाषित किया है? तो ध्यान रखना वो महोदय का नाम है हिप्पालस। क्या नाम है? हिप्पालस है, ध्यान रखना। लेकिन मानसून पर पहली बार, है ना, रिसर्च करके सही ढंग से इसे मतलब वर्णन किया था मानसून पर। तो मानसून का वर्णन किया है ना, वर्णन मतलब होता है व्याख्या, अच्छी तरीके से, सुसंगठित तरीके से। उन महोदय का नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी। मानसून पर एकदम व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने वाले महोदय जो थे उनका नाम क्या था? अल मसूदी थे। उनके अल मसूदी। मानसून पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले महोदय का नाम क्या है? या वर्णन करने वाले महोदय। तो अध्ययन करने वाले महोदय कौन हो जाएंगे? हिप्पालस हो जाएंगे। लेकिन पहली बार सुसंगठित ढंग से
इसे क्या किया है, व्याख्या दिया है। वो कौन थे, अल मसूदी थे। कौन थे, अल मसूदी थे। ये आपको ध्यान रखना हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि सर दिशा बदलने वाली हवा मानसून का एक शाब्दिक अर्थ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं बादल के स्वरूप में ये होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, क्या हमें दिखता है जो मानसून होता है तो हमको दिखता है, और दिखता किस रूप में है, तो ये दिखता है बादल के रूप में। तो बादल जिस रूप से जिस दिशा से आ रहा होता है, तो दिशा बदलने वाली हवा, और हवा किस रूप में दिखती है, बादल के रूप में। यानी बादल का स्वरूप ही क्या है, मानसून है। बादल का स्वरूप ही क्या कहलाता है, मानसून। ध्यान रखना इस चीज को। तब देखो रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, कल इतने से क्लियर करिएगा। मानसून के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भारत की जलवायु के बारे में हमने सबसे पहले बताया आपको। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों है, यह भी चर्चा की है, क्योंकि भारत जो है वो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा है, गर्म, और गर्म क्षेत्र क्या बोलते हैं, उष्ण। तो भारत में ऊपर क्या है, हिमालय, तो हिमालय से क्या ठंडी हवा नीचे आ नहीं पाती है, इसलिए भारत का लगभग क्या है, अधिकतर एरिया गर्म ही रहता है। इसलिए भारत का जो जलवायु वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है। जलवायु चेंज नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है इधर, बाकी सेम, बाकी क्या सेम रहेगा हो जाएगा। अब केवल मौसम जो होता है वो डिपेंड करता है मानसून वगैरह पर, हवाओं के अकॉर्डिंग। तो मानसून जो हमने बात किया, तो मानसून शब्द किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है, दिशा बदलने वाली हवा या पवनें जो कि बादल के स्वरूप में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानसून। क्या मानसून को देख सकते हैं, देख सकते हैं। किस रूप में, बादलों के रूप में। किस रूप में, बादलों के रूप में देख सकते हैं। ध्यान, मानसून शब्द को सबसे पहले किसने अध्ययन किया, हिप्पालस। किसने किया, हिप्पालस। किसके समकालीन है, हर्षवर्धन के समकालीन। किस समकालीन है, हर्षवर्धन। वर्णन या व्याख्या सुसंगठित ढंग से किसने की है, अल मसूदी ने। किसने की थी, अल मसूदी ने, है ना। ये हो जाएगा मानसून के बारे में। इतना बताइए, इतना क्लियर हुआ। 3-4 प्रश्न ज्यादा नहीं है, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं। आगे देखो, क्योंकि देखो हमें पढ़ना है भारत का मानसून पढ़ना है। भारत का मानसून कब आता है, जून महीने में आता है। तो वो आता कैसे, उसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, चीज समझनी पड़ेगी। देखो अब तुम्हें यहां से चेंज कर लेना है आपको। देखो आपको पेज नंबर 58 पे आ जाना है। 58, बाकी अभी छोड़िएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें चर्चा कर ले रहा हूँ। इसमें डिटेल में दिया गया है, जो चित्र बनाए गए हैं ये चित्र तुम्हें समझ में नहीं आएंगे मुझे पता, लेकिन तुम रीडिंग कर लो तो बढ़िया ही पढ़ लेना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिएगा क्या है, ठीक है। तो पेज नंबर 58 पर आते हैं हम लोग। उससे पहले एक चीज समझिएगा, ठीक है। देखो जो मानसून है, मानसून होने का हवा के हिसाब से उन्होंने देखा है। हवाएं जिस तरफ हवा की दिशाएं होती है उसी के हिसाब से मानसून जायज होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है उसके अंतर्गत हमें समझना पड़ेगा। थोड़ी सी पीछे एक गैप लेते हैं, देखो जैसे ये ग्लोब है, ठीक है। ये इस ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत। इसे कई सारे नाम से, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। ये सारे नाम किसके हैं, इसी के। यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। इसके ऊपर का नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध। इस चित्र को ही बनाओ, इससे बहुत सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। अलग से डब्ल्यू बना लो, बाद में पढ़ेंगे, मेंशन कर लेना, चिपका लेना बाद में नोट्स पर। पूरा मानसून इसी चित्र पर आधारित है। अगर तुम्हें ये पढ़ने पड़ जाएगा, मानसून या रटने वाली चीज नहीं, याद करने वाली नहीं, इसे जितना ज्यादा समझ लोगे उतना फायदा हो जाएगा। बादल बरसते हैं तो क्यों बरसते हैं पता लग जाएगा आपको इसी आधार पर, ठीक है। समझना है पहले समझ। तो 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से दो बराबर भाग है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर
और एक है दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये दो गोलार्ध में बांटी है पृथ्वी को, ध्यान रखना। ये समझ में नहीं आ रहा? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न यहाँ पर ये आता है, हम सभी लोग जानते हैं कि सर जो उत्तरी गोलार्ध है, इसको और ऊपर कर लेते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध है इसके ऊपर हमने एक रेखा देखी है, ये एक रेखा है 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक नीचे है 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ। ओके, ये दो रेखा है। अभी जस्ट हमने चर्चा की है कि सर इन दोनों रेखाओं के मध्य गर्म होता है, जब हमने बोल दिया उष्ण हो गया। अब यहाँ प्रश्न पता है क्या? हवाओं की दिशा कैसी होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। यहाँ तो एक नियम होता है फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या नियम होता है? फेरल। तो फेरल का नियम जो है, फेरल क्या है? फेरल एक खगोलविद है, भूगोल शास्त्री है। उन्होंने एक नियम दिया है कि पृथ्वी पर जो हवाएं चलती है वो कैसे चलती है वो बताती हैं। उसी के हिसाब से मानसून की दिशा या मानसून का नाम ज्ञात किया जाता है। तो मैं अगर बोलूं कि भारत का मानसून जो है उसका नाम क्या है, तो वो नाम कैसे ज्ञात करोगे? उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक महोदय को पढ़ना पड़ता है। ये महोदय तुम्हारे नोट्स में है, आप वहां देखना पढ़ लेना। वहां पर दिया ना तापीय सिद्धांत, एक सिद्धांत है देखो तापीय। इससे पहले एक पेज तो उसके बाद आ जाएगा आपको 56 पेज पर, शायद देखो मिल गया, 51 पेज पर है। देखो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत लिखा तापीय सिद्धांत। क्या लिखा? तापीय सिद्धांत। और उसमें और बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन उससे पहले हम तापीय सिद्धांत समझ लिया, उसको हमें समझना है। समझो तो फेरल के नियम के अनुसार क्या है? जो वायु होती है, वायु की दिशा पृथ्वी पर कैसे रहती है वो हमें देखना है। हालांकि पृथ्वी पर वायु तो पेटियां कितनी है? 7 है। वो हम वायु पेटियां नहीं पढ़ सकते, नहीं तुम्हें सिर्फ मानसून पढ़ने के बता रहे हैं, ये गिरोह है। तो इसमें हम याद करने का तरीका रखते हैं, समझिएगा। पृथ्वी पर जो हवा मतलब हवाओं की मतलब दिशा रहती है वो कैसे रहती है? एस आकार की, यहाँ एस आकार। इसको ट्रिक मान लीजिए आप, एस आकार। एस का मतलब यह है कि एस इधर, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसी होगी? ऐसे चलेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे सीधा रखना। भारत में आने वाला मानसून उसका नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये बना कैसे नाम? क्योंकि जब हवाएं विषुवत रेखा से बनती हैं, जब हवाएं चलती हैं, तो इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, अगर आधार रेखा किसे मानेंगे? विषुवत रेखा को, तो ये हवाएं कैसे जाएंगी? उत्तर पूर्वी। लेकिन अगर भारत को आधार मानेंगे तो कैसे दिखेंगी? तो दक्षिण पश्चिमी। जैसे मान लो कि ये भारत है, जैसे ये भारत है, तो भारत के हिसाब से तो ये कहां से आ रही है? दक्षिण पश्चिम से आ रही है। लेकिन ये यहाँ से बन रही है, तो ये दिशा विषुवत रेखा के हिसाब से कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्वी। यही नियम है फेरल का। दिशा सीधे नहीं, हवाएं सीधे नहीं जाएंगी, ध्यान रखना। ये नियम नंबर 1 है, ध्यान रखना। दूसरा कंडीशन देखो, ये हवाएं बनती क्यों? बता पाएंगे? ये हवाएं बनती हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। समझो, सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ा रोल निभाता है। अभी तुम्हें जस्ट बताया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबा चमकता है इन तीनों रेखाओं के मध्य। बताया अभी? ये बताओ, टेम्परेचर और दाब में क्या संबंध होता है? तापमान और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर। तो एक दूसरे क्या होते हैं? विद्युत द्रव्यमान। 1 क्या हो जाएगा? 3। ये नियम पढ़े हिंदी में, इसे बोलते ताप, इसे बोलते दाब। क्या बोलते हैं? दाब। प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों क्या है? विद्युत द्रव्यमानुपाती है। क्या है? विद्युत द्रव्यमानुपाती। विद्युत द्रव्यमानुपाती का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, और एक कम होगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो सुने ना, ये दूसरे नंबर की एग्जांपल क्या है? टेम्परेचर बढ़ा दिया, दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो बेसिक सा नॉलेज, मतलब वो है, समझ सकते हैं, हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। समझते हैं? समझते हो जाएगा। तो आप ये बताओ, इन तीनों रेखाओं के मध्य में सूर्य चमकता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बताओ दाब कैसा होगा? दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा।
हवाएं जो हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाएंगी या निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर जाएंगी? ठीक है, इसी से क्या है हमारा मानसून बनेगा। समझ लो, जैसे हवा, कोई भी पवने है, हवाएं या पवने की गति किस तरफ होगी, हवाएं पवनों की गति किस तरफ होगी, ये हमें समझना। ठीक है, तो मैं क्या बोला है, यदि टेम्परेचर अधिक हो गया दाब कम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यानी उच्च दाब, और ये क्या है, निम्न दाब। तो हवाएं हमेशा किस तरफ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की। हवाओं की दिशा क्या होती है, ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है, यहाँ पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्यों ऐसा क्या हो रहा है, क्यों टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, दाब कम होगा तो जो गैसें हैं वो क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, और ऊपर उठाएंगी तो क्या होगा, ठंड, जो भारी गैस है वो नीचे नीचे क्या हो जाएंगी, नीचे आएंगी। नहीं समझ में आया? एक समझो, जैसे मैं आपसे चेयर है, इस चेयर पर पहले से कोई बैठा है तो तुम उस पर बैठ जाओगे, नहीं बैठोगे, यानी खाली होगी तो बैठोगे, हो जाता। तो वही है कि अगर हवा है पहले से और उसका दाब बहुत ज्यादा है तो क्या वो हवा द्वारा से वहां आएगी, नहीं आएगी, हल्की हो जाएगी हवा। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, और दाब कम होगा हल्की होगी तो क्या होगी, ऊपर जाएगी तो नीचे क्या है, खाली हो जाएगी। तो जो ठंडी हवाएं होती है, ठंडी, जैसे ये तो क्या होगी, ये गर्म हवा होगी। उच्च दाब क्या है, ठंडी हवा, उच्च दाब होगा क्या, ठंडी हवा, और निम्न दाब में तो क्या हो जाएगा, गर्म हवा। क्या अंतर कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है? क्यों, टेम्परेचर जब कम है इसलिए ठंडी है, और ठंडी है तो दाब ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निम्न दाब है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्म हवा है, और दाब क्या हो गया, कम। इसे क्या बोल रहे हैं, निम्न दाब। तो अब बताओ ना, ठंडी हवा बजनी है और ये क्या है, हल्की है, तो क्या करेगी, ठंडी हवा इसके नीचे नहीं घुस जाएगी, लेकिन हवा की गति किस तरफ होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हटने वाला नहीं है। आप ये समझोगे इसे रट कर याद नहीं होगा, तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो पहले 3 चीज समरी निकालो, पहले 3 क्वेश्चन निकालो, बस कुछ नहीं करो। तुम्हें जलवायु शब्द का पता लग गया, जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है पता लग गया, जलवायु मौसम, राइट। दूसरा हमने देखा कि सर मानसून है ना, भारत की जलवायु क्या बता दी आपको, उष्णकटिबंधीय, तो वहां पर तो कोई डाउट नहीं है ना, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखा हमने मानसून, मानसून के बारे में 3-4 क्वेश्चन देखे। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द पर सबसे पहले इकबाल ने काम किया, हर्षवर्धन के समकालीन थे। उसके बाद अल मसूदी ने क्या किया है, अल मसूदी ने सर्वाधिक सुव्यवस्थित ढंग से इस पर अध्ययन किया और अपनी व्याख्या दी, राइट। अब बात करते हैं कि सर जब भी हम मानसून की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फेडरल काउंसिल। इसमें और भी महोदय हैं, हमने सिर्फ एक ही को उठाया, इन्हीं को बढ़ाना है आपको, आपके पेपर में यही इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुम्हारे पास दिया गया तो सर एक बार रीडिंग जरूर कर लेना है, पढ़ने में कुछ याद ही रहा है, उसे पढ़ लोगे तो कुछ ज्ञान होगा। तो उसमें जो नाम आ रहे हैं साइंटिस्टों के, जो भी खगोलविद है, उनको हाईलाइट कर लेना, जिससे कि स्टैटिक में वो प्रश्न बन जाते हैं। तो फेडरल के नियम के अनुसार हम देख रहे हैं, फेडरल के नियम, फेडरल ने क्या दिया है, वायु की दिशा या पवनों की दिशा कैसी होगी, ये दिया है नियम। तो फेडरल ने क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन से 2 भाग थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फेडरल ने बोला कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। फेडरल कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा डायरेक्शन किस तरफ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किस तरफ होगी। उसके लिए हमने देखा एस, एक एस सिंबल बना लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर तुम आधार रेखा इसे मानोगे तो दिशा क्या होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ये क्या है, उत्तर मतलब क्या हो जाएगी, पूर्वी हो जाएगी, उत्तर पूर्वी, इसको आधार मानेंगे तो ठीक है। लेकिन भारत को आधार मानेंगे तो क्या हो जाएगी, भारत के हिसाब से दक्षिण पश्चिमी हो जाएगी, क्योंकि भारत का मानसून हमें पढ़ना है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्वी, क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी। ये तो दक्षिण के हिसाब से हमें चलना है, हमें उत्तर के हिसाब से चलना है।
उत्तर के हिसाब से कर लेना। तो उत्तर में क्या है, उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, लेकिन भारत के हिसाब से क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। भारत में आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम। मैं आपसे बोलूं कोई व्यक्ति कहीं से आता है, उसका नाम हमें नहीं पता होता है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मतलब किसी कहीं गांव से आया तो गांव का नाम लेंगे, वहां से आया। जैसे कहते हैं बिहार से आया है, बिहारी है, महाराष्ट्र से आया है, मराठी, बंगाल से आया है। कैसे था, क्योंकि वहां से वो आया, डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, तो जिस ओर से आता है उस ओर से उसका नाम रख दिया जाता है। वैसे मानसून जब भी आता है तो मानसून की दिशा के आधार पर उसका नाम आता है। मानसून का नाम ये नहीं कि कोई जैसे किसी कोई नेता है उसने बोला कि ऐसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी मानसून आ जाए, ऐसा नाम हो सकता है, नहीं होगा। नाम कौन सा होगा, नाम होगा दिशाओं के आधार पर, जिस दिशा से हवाएं आएंगी उन्हीं के आधार पर क्या होता है, उन्हीं के आधार पर उसका नाम होता है। मैं बोलूं मानसून मतलब क्या है, बादलों को जो दिखता है बादल, वही क्या है, मानसून है। बादल मैंने बताया नहीं आपको, बादल क्या है, एक मानसून है, उसका दिखता हुआ स्वरूप क्या है, बादल हो जाएगा। पानी के साथ हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि उच्च दाब में क्या होती हैं, हवाएं ठंडी होती हैं, निम्न दाब में हवाएं गर्म होती है। गर्म हवाएं क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती हैं, जबकि ठंडी में क्या है, तो ठंडी हवाएं क्या होती है, तो उसी से क्या होता है, इसी हो जाता है। अब समझ यहाँ पर देखो बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, समझ में आएंगे यहाँ तक। अरे यहाँ तक पहले कल भी क्लास आएगी, परसों भी 3 दिन क्लास लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, कंडीशन एक ही है, जो बता रहे हैं उससे तो रीडिंग करके आओ सारी चीजें, जितना पढ़िएगा उतना खाता हो जाएगा, तो तुम्हें समझ आएगा चीजें, नहीं तो फिर ऊपर से जाती है। देखो समझो, अब हवाओं बादल कैसे बनते वो समझो। जैसे समझिएगा, हम सभी लोग जानते हैं, हमने एक चीज जान ली है कि जो भारत है, भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। और भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हम लोग इसी वेव से यहाँ से, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से निकल के जूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा भारत है, तो दक्षिण भारत में ध्यान रखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये मान लेते हैं। इस तरफ क्या है, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इस तरफ ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्वी, ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। आपसे क्या बोला है कि ये नीचे क्या थी, नीचे थी विषुवत रेखा, क्या थी, तो विषुवत रेखा से हवाएं किस तरफ होती हैं, उत्तर पूर्व की, और इसको आना तो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। लेकिन भारत को मान जाए तो भारत के हिसाब से क्या है, दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम। अरे दिशाएं क्या बोलोगे आप लोगों को, दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ कभी है, राइट साइड में। सबसे बेस्ट देखो, तुम्हें दिशा नहीं पता, सबसे बेस्ट राइट है या लेफ्ट। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती है लेफ्ट साइड, बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध हवा कैसे चलती है, दाईं ओर। तो बताओ दाईं ओर मतलब ये तो हो जाएगा, दाईं ओर। तो बताओ दाईं ओर दिशाएं दिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। और इस तरफ कैसे चलती है, इस तरफ चलती है बाईं। तो बाईं आप कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसके हिसाब से, ठीक है, मिल जाएगा। तो कर लीजिएगा जी। तो आप ये एक चीज देखिएगा, जब हवाएं यहाँ से उठेगी, हवाएं यहाँ से उठेगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है, मतलब ये समुद्र है, समुद्र। अब तुमको पहले से पता ही है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, एकदम सीधी किरणें पड़ रही है, और सूर्य क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, क्या कर देगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल का क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण, यानी जल क्या होगा, वाष्प होगा, उड़ेगा। वाष्प क्या होगा, उड़ेगा, दिखेगा नहीं, उड़ेगा, ऊपर दिखेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बताओ हवाएं हल्की होंगी कि ठंडी, मतलब भारी होंगी, हवाएं हल्की। हवाएं हल्की होंगी तो क्या होंगी, नीचे रहेंगी, ऊपर उड़ेगी, अरे ऊपर उड़ेगी। हल्की होंगी तो क्या, तुम हल्की हो तो तुम्हें कोई भारी नहीं देगा, और भारी हो भेज देगा कोई। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, बताओ, समझना नहीं है। हवाएं हल्की होंगी तो ऊपर उड़ेगी, और हवाएं हल्की होंगी, हल्की तो होंगी जब टेम्परेचर अधिक होगा, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो हवा हल्की होगी। तो बताओ ना, जैसे अब ये सागर है, इस सागर से पानी जलवाष्प होगा, अब जलवाष्प होगा तो आप मुझे बताओ ना, ये पानी उड़ेगा, क्या उड़ेगा, ऊपर उड़ जाएगा, उड़ेगा, और उड़कर क्या हो जाएगा, उड़कर बन जाएगा मानसून। और मानसून मतलब क्या, बादल।
बादल बनने का स्वरूप समझ में आया? बादल कैसे बनते हैं? उसे छोड़ो, सबसे बेस्ट तरीके बताते हैं तुम्हें। तुमने देखा जैसे कभी कभी क्या करता है, हम जब चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाते तो जब तुम पानी डालते हो ना, तो पानी वहां पर क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत है, टेम्परेचर कम है, इसलिए क्या है, भारी है। और जैसे बढ़ा दिया टेम्परेचर अधिक, तो दाब क्या हो जाएगा, कम। अब क्या वो बढ़ना स्टार्ट, और जैसे बढ़ना स्टार्ट हो, क्या जलवाष्प होने लगा, और जलवाष्प को तुम्हें दिखेगा नहीं, क्या हुआ, ऊपर उड़ जाएगा, तो बादल बन जाएगा। क्या हो जाएगा बादल, वो क्या हुआ, मानसून बन गया। बादल कैसे बनते है क्या? तो सबसे बड़ी बात क्या है, बादल बनने के लिए क्या चाहिए, समुद्र। क्या चाहिए, समुद्र। तो हवाएं जिस ओर से आ रही हैं, अगर उस ओर कहीं समुद्र मिल गया, समुद्र मिल गया, तो बादल बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बादल बन जाएंगे। बादल बनने की क्या प्रक्रिया है, वाष्पीकरण। क्या प्रक्रिया है, वाष्पीकरण। बादल क्या है, बादल जो है ना, हवाएं क्या कर देंगी, ले जाएंगी, लेकिन बरसेंगे कब, बरसेंगे कब, जब भारी हो जाएगा तब। तो भारी कब होगा, जब ठंडा होगा। तो ठंडा कैसे होगा, तो आप एक चीज, एक नियम पढ़े होंगे, एक नियम पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़े, ये तल है, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और टेम्परेचर घटता है तो बताओ ना, क्या हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, बादल गिर जाएंगे। तो क्या होगा, घट जाएगा क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या है, वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्षा। इस विधि को कहते हैं संगणन। क्या कहते हैं, संगणन, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, संगणन। तो वर्षा होने की विधि क्या है, संगणन। क्या है, संगणन। अब है तो वो सारा बनेगा, हम तो पढ़ाई है ना आपको। अब देखो ना, क्या समझा पा रहे हैं आपको, बादल फट गए तो वो भी बता रहे हैं आपको, ओला कैसे बनता है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अभी 3 दिन की क्लास है, सब कुछ। पहले ये इसको पचाओ, पहले ये लड़कियां ऊपर से जा रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, अभी समझ पा रही ना, समझ में। पहले वो 3-4 ध्यान रखो, नहीं समझने आने का रीजन है कि तुम उसमें दिलचस्पी नहीं ली हो, तुमने रीडिंग नहीं किया। ठीक है, ये गलती नहीं करिएगा। अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें एक नियम बता रहा हूँ, समझो। तुम्हें बहुत जल्दी सफल होना है, नियम बताता, तुम्हें बहुत जल्दी सफल होना है, बहुत जल्दी सफल होना है, एक बार में सफल होना है। तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 3 प्रोसेस करनी है। एक है मतलब रिवीजन और प्लस प्रश्न, मतलब दबा के रिवीजन करना है। पढ़ाई तो ये हो गई, एक बार पढ़ा दिया, तो मुझे इसका रिवीजन कितनी बार किया है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिए रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, रिवीजन के बाद जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। जो हम हर सैटरडे को साथ में आपका टॉपिक खत्म होता है तुरंत उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, यही है। लेकिन हमारे ऊपर भी निर्भर नहीं रहना, हम तो अपना कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तुम्हें कहीं और भी कहीं मतलब प्रैक्टिस मिल रहा है तो दवा के दो, ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, कहीं पर भी मतलब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन तो तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया पिछले महीने लास्ट मंथ को, कितने विद्यार्थियों ने उसका रिवीजन किया है, वो सफलता जो है ना उसी से निर्धारित होगी, इस पढ़ने से नहीं होगी। तो अगर तुम्हें बहुत जल्दी सफल होना है तो जितना हो सके उतनी जल्दी रिवीजन करना है, उसके साथ प्रैक्टिस करना है। अब 3 शब्द हैं, उन्हें समझिएगा। 3 शब्द क्या, एक तो मेहनत है, मेहनत, एक किस्मत है, क्या है, किस्मत, और एक है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है, अनुशासन, ये 3 शब्द है। ठीक है, बहुत जल्दी सफल होना है। ये तो पढ़ाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पढ़ना तो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं। अगर तुम पढ़ रहे हो कोचिंग में तो आकर के तो हम तुमने पढ़ा दिया आपको, लेकिन अब तुम्हारा काम क्या बचा है, 2 काम है, ये तुम्हें खुद करना है। हम भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करा रहे हैं, हम हर सैटरडे को और टॉपिक के हिसाब से वो करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं करा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम चाहते हो कि स्मार्ट तरीका और क्या है, तो तुम्हारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, जी जान लगा देना है, इतना जान लगा देना कि 6 महीने तक ऐसा पीछे नहीं देखना है, बोल करके लगातार रिवीजन, लगातार प्रैक्टिस जब आगे करना है। ये 10,000 क्वेश्चन लगा दो, उसके बाद देखो रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या करना है, उसमें जरूरी क्या है, मेहनत, किस्मत, अनुशासन, 3 शब्द है, ध्यान रखना। कहते हैं कि मेहनत करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, किस्मत साथ देगी तब भी काम रहेगा, ये भी ठीक, अच्छी बात है। ध्यान रखना, ये दोनों शब्द इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
जितना इंपॉर्टेंट है अनुशासन। अगर तुम अनुशासित हो तो तुम्हारी ऑटोमेटिक क्या है, मेहनत काम आएगी, किस्मत अपने आप बन जाएगी। क्योंकि अनुशासित व्यक्ति जो होता है वो कभी भी काम को डिले नहीं कर सकता है, उसका एक निश्चित शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होगा। वो देखो मेहनत का मतलब क्या है कि तुम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे से सफलता नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। सफलता कैसे मिलती है, अनुशासित होकर के लगातार प्रैक्टिस, लगातार रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सफलता पहली बार में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेहनत में करूंगा 8 घंटे 10 घंटे, तो यकीन मानो मेहनत हार्डवर्क सब करता है, सबका रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट किसका होता है, जो विद्यार्थी अनुशासित है। अनुशासित विद्यार्थी के ऊपर मेहनत होती है निश्चित है। देखो मेहनत ऐसा नहीं करता कि 8 घंटे आज पढ़ लिए अगले दिन भूल गया, नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी होती है। यहाँ पर निरंतरता नहीं रखता है वो कि अगर उसे 1 घंटा पढ़ना है रोज तो पढ़ना है, 100% पढ़ना है। 2 घंटा पढ़ना है रोज तो पढ़ना है, ऐसा नहीं कैलकुलेट करते। जैसे कहीं चले गए फंक्शन वगैरह या कहीं फंस गए, कुछ भी हो गया, तो मान लो अब तुम रात में 2 बजे भी लौट कर घर से, मतलब अपने घर से अपने घर पर आए, उसके बाद भी उस व्यक्ति का जो शेड्यूल होगा वो शेड्यूल टूटेगा नहीं। वो उस समय जैसे 2 बजे के बाद 6 बजे उसे जगना है, सुबह उसका शेड्यूल है, तो 6 से 10 उसे पढ़ना है तो पढ़ेगा, उसके बाद वो नींद पूरी कर लेगा। लेकिन वो यहाँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हम कहते हैं ऐसा करता आप तो जग रहे हैं अब 10 बजे तक सोएंगे। आपने क्या किया, आपने पहले ही दिन अपना क्या कर दिया, अनुशासन छोड़ दिया। मेहनत तो तुम कर सकते हो, मैं कह सकता हूँ अगले दिन कहते तो 10 बजे तक हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम ये मेहनत कर ही लोगे दोबारा। क्योंकि तो एक बार शेड्यूल टूट जाता है तो अपने अंदर से हीन भावना आती है, वो हीन भावना हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। लेकिन जब तुम पूरा डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो तो डिसिप्लिन क्या करता है, तुम्हारी स्वतंत्रता को क्या कर देता है, तो स्वतंत्रता को कम कर देता है, छीन लेता है फ्रीडम को। तुमको फ्रीडम नहीं देगा, तुम कहीं घूम नहीं सकते हो, तुम कहीं ऐसे ऐसे वो नहीं कर सकते हो। यानी कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तभी तुम अपना वर्क करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। मतलब इधर उधर में घूमने के तब जा सकते हो जब तुम्हारा जो भी शेड्यूल था उसे तुमने पूरा कर लिया। तो हमें अगर बहुत जल्दी सफल होना है तो ना तो मेहनत हमारी काम करेगी, ना ही किस्मत काम करेगी, हमारा काम करेगा अनुशासन। जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतना बेहतरीन रिवीजन कर पाओगे, उतना बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाओगे और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आप सफल हो जाओगे, पहली बात में सफल हो जाओगे। ठीक है, यही है सफल होने का राज। नतीजे साथ साथ क्या है, इसके साथ ध्यान रखना गाइड, हम केवल तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तो गाइड का मतलब यही हो जाएगा। बाकी आपकी मेहनत, मेहनत का मतलब अनुशासन। मेहनत सब करता है, मेहनत गधा भी करता है, एक गधा घोड़ा नहीं हो सकता। समझ में, स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि तोड़नी नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, अगर तुमने ठान लिया है तो पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें लगता है कि नहीं लौटना है तो फिर वो देखो सपने तुमने सजोए थे वो कि तुमने इसीलिए ये तैयारी प्रारंभ की थी, अगर प्रारंभ कर दी है तो फिर वापस नहीं लौट पाओगे। उसे लगातार वर्क करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना 100% देना है, उसे पूरा करना है। जब तुम पूरा करके आगे बढ़ोगे यकीन नहीं क्या हो जाएगा, आपकी जो मंजिल है वो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है।